तो प्यारे बच्चों, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सीखेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्स फोर्स भी बोल देते हैं। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि दो चार्ज पार्टिकल लाइक चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स रहा होगा, एंड दैट फोर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। वो हमें कौन बताता है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ने क्या कहा कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक मान लो Q1 एक Q2, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, एंड द सेकंड पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन वैक्यूम। जब वो चार्ज पार्टिकल किस में होते हैं? वैक्यूम में होते हैं, तब उनके बीच का फोर्स ये होता है। दिस इज कूलम्स लॉ। इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया गया है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दिस द यूनिट एंड वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट्स वैल्यू इज 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट जस्ट रिवर्स है इसका, क्योंकि यहाँ से ये अगर आपका एक बार इसको मैं K बोल देता हूँ कि भी K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो इसको ऊपर ले जाओ, K को नीचे। तो जो K की यूनिट्स हैं उसका उल्टा किसकी यूनिट होंगी? एप्सिलॉन नॉट की। तो मतलब कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, दिस इज द यूनिट। डायमेंशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। चार्ज की डायमेंशन पता, मीटर है तो मीटर की डायमेंशन पता, और न्यूटन मतलब फोर्स की डायमेंशंस पता। परमिटिविटी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो क्या है? तीन प्रकार से परमिटिविटी देखने को मिलती है प्यारे बच्चों। एक तो होता है एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन और एक एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन एम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपके पास है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, और प्यारे बच्चों ये है रिलेटिव परमिटिविटी। या फिर इसी का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो कूलम्स ने तो बता दिया ना कि फोर्स Q1 Q2 और R इन पे डिपेंड कर रहा है, बट बाद में क्या देखा गया कि सेम चार्ज पार्टिकल सेम डिस्टेंस, बस उनके बीच का मीडियम बदल दो तो फोर्स पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो क्या पाया गया कि डेफिनेटली फोर्स पे इफेक्ट होने लग रहा था। तो मतलब मीडियम का भी कुछ ना कुछ रोल है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अफेक्ट करने में, प्रभावित करता है मीडियम भी जिसमें वो चार्ज पार्टिकल रखे होते हैं। तो डेफिनेटली मीडियम के पास कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी है ना जो उस फोर्स को अफेक्ट करती है। तो प्यारे बच्चों उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमिटिविटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम that determines the electric force between two charged particle placed in that medium। ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। क्या है ये मीडियम की प्रॉपर्टी? जो क्या डिटरमाइन करती है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल प्लेस्ड इन दैट मीडियम। और एक मीडियम की परमिटिविटी अलग है। वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से दर्शा देते हैं। किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी लेके चलेंगे तो उसको हम एप्सिलॉन एम से दर्शा देंगे। रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो रिलेटिव परमिटिविटी होगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इस रेशो को बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी का नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। तो फोर्स ये तो वैक्यूम में हो गया। अगर किसी मीडियम में आप फोर्स लेके चलते तो मीडियम का फोर्स क्या आता? Fm = Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाता एप्सिलॉन m, और इनटू में है R स्क्वायर।
ये किसी मीडियम में फोर्स। यहाँ से एप्सिलन एम की वैल्यू लिखते तो इसको ऊपर ले जाओ, एप्सिलन नोट इंटू एप्सिलन आर, तो यही वैल्यू प्यारे बच्चों लिखी जा सकती थी Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलन नोट इंटू एप्सिलन आर, और साथ में है आर स्क्वायर। मतलब दैट इज फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम। इसको हम मान लेते हैं कि ये वैक्यूम का फोर्स था एफ नोट, इसको डिवाइड किससे कर दो, एप्सिलन आर से। तो मीडियम बदलोगे तो परमिटिविटी बदलेगी, परमिटिविटी बदलेगी तो फोर्स बदलेगा। तो यहां से आया था परमिटिविटी। इसी फोर्स के ऊपर एक छोटा सा फॉर्मूला और बता दूं प्यारे बच्चों। देखो एक बात तो क्या है कि भी ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक आपके पास Q1 है, एक आपके पास Q2 है। अगर इनके बीच में एयर है, ये इनके बीच में वैक्यूम है, तो फोर्स आता है F नोट इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलन नोट इंटू आर स्क्वायर। अगर यही चार्ज पार्टिकल, ये Q1 ये Q2, कोई मीडियम बदल दो, एयर और वैक्यूम की बजाय कोई दूसरा मीडियम ले आओ, तो ये फोर्स हो जाता है आपके पास Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलन नोट इंटू आर स्क्वायर, साथ में आ जाएगा एप्सिलन आर। एप्सिलन नोट को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलन नोट इंटू एप्सिलन आर से। कई बार ऐसा भी हो सकता है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड द पॉइंट नंबर 3। उन्होंने कहा जी ऐसा किया हमने, तो कोई दो चार्ज पार्टिकल थे Q1 और Q2, ठीक है, इनके बीच का थोड़ा सा मीडियम बदल दिया। मान लो टोटल डिस्टेंस तो आपके पास r थी, बट t जगह पे हम एक और मीडियम ले आए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलन आर है। यहाँ तो पूरा ही मीडियम बदल दिया था, यहाँ बीच में एक छोटी सी स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दी जिसकी लेंथ कितने के बराबर है t। अब फोर्स क्या होगा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलन नोट यहाँ तक का सेम, साथ में आएगा r माइनस टी, वैक्यूम बच गया कितनी जगह पे, टोटल r था उसमें से t हटा दो, r माइनस टी, प्लस जो ये इतनी सी जगह है ना t ऑफ मीडियम, क्या है t ऑफ मीडियम, ये कितने के इक्विवेलेंट होता है, t रूट एप्सिलन r ऑफ द एयर। मीडियम की डिस्टेंस t वैक्यूम की कितनी डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, t रूट k के इक्विवेलेंट होता है। मतलब दिस डिस्टेंस इन मीडियम बराबर होगा दिस डिस्टेंस इन एयर। ये ध्यान रखियो, डिस्टेंस इन मीडियम कोई भी लेके चलो, और उसी डिस्टेंस की जगह पे अगर आप कोई मीडियम होता तो देखते कि मीडियम की कितनी सी लेंथ उसके इक्विवेलेंट आएगा, तो t ऑफ मीडियम t रूट k ऑफ एयर के बराबर। मतलब ये आएगा, t को रिप्लेस करवा दिया t अंडर रूट एप्सिलन आर से। फोर्स जब एयर में थे, फोर्स जब मीडियम में थे, फोर्स कब, जब क्या रख दिया, कोई बीच में छोटी सी स्लैब रख दी प्यारे बच्चों। दिस इज अबाउट कूलम्स फोर्स। कूलम्स लॉ का ऐसा नहीं है कि हर एक चार्ज पार्टिकल पे और हर बार एप्लीकेबल हो, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कूलम्स लॉ को जब अप्लाई करते हो तो प्यारे बच्चों पहली बात, ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, आपके चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होने चाहिए तभी एप्लीकेबल होगा। तीसरी बात, कूलम्स फोर्स को अप्लाई करो तो ये रहे कि डिस्टेंस न्यूक्लियर डिस्टेंस से ज़्यादा होनी चाहिए। जो r है ये ग्रेटर देन होना चाहिए r नोट। r नोट क्या है, न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो तभी आप कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात, चार्ज पार्टिकल किस में होना चाहिए, रेस्ट में। और तीसरी बात, चार्ज पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस न्यूक्लियर डिस्टेंस से ज़्यादा हो तभी आप कूलम्स लॉ को अप्लाई कर पाते हो। समझ आई बात। एक छोटी सी बात और इसके बारे में प्यारे बच्चों पूछ ली जाती है। एक तो यहाँ आता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो जो फोर्स है, फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ध्यान रहे, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो मीडियम है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज होगा, जिससे फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होके आएगा।
इसी के ऊपर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को पढ़ने के दे रहा हूं कि कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ की क्या पढ़ोगे आप लोग, वेक्टर फॉर्म। बस एक बार देख लेना उसको पढ़ के, ज़्यादा कंपटीशन के हिसाब से ज़रूरी नहीं होता है वो। वहाँ से दो बातें बता देता हूँ जो निकल के आती हैं, किससे, आपके पास कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म से। पहली बात प्यारे बच्चों उसके बारे में ये आती है कि दीज आर सेंट्रल फोर्स। कूलम्ब्स लॉ को जब आप वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो वहाँ से पहली जानकारी जो मिलेगी वो यही मिलती है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसे हैं, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है ये उस लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे जो इन दो चार्ज को जोड़ने लग रही है, इस लाइन के अलोंग ही एक्ट करेंगे। दूसरी बात यहां से पता चलती है कि जो कूलम्ब्स फोर्स है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं। मतलब 1 2 पे जितना फोर्स लगाएगा 2 भी 1 पे उतना ही लगाएगा, बट कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की दो प्रॉपर्टीज कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने से पता चली थी। कौन सी दो प्रॉपर्टी, कि आपके पास सेंट्रल फोर्स होता है और एक आपके पास न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। प्यारे बच्चों क्लियर हुई सारी बातें। कूलम्ब्स लॉ क्या है, परमिटिविटी क्या है, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल व्हेन सम डिस्टेंस is replaced by a dielectric substance, then this is the formula। क्लियर है सबको बात, बढ़े आगे। देखो तो देखोगे बच्चों अगली बात इसके बारे में आती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या आता है हमारे पास है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दो बातें बताता है, कहीं पे भी हो लगभग इसके बारे में दो ही बातें होती हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है कि आपके पास मान लो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है और एक Q2 है। Q1 और Q2 के आपस का म्यूचुअल फोर्स मान लो F है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या आएगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की है। या फिर 2 का 1 पे फोर्स देखोगे तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेम ही मैग्नीट्यूड आना, बस डायरेक्शन अपोजिट है। मान लो लाइक चार्ज है तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इस साइड आएगा, इस डायरेक्शन का नाम क्या है, 2 से 1 की साइड, तो R21 कैप यूनिट वेक्टर लगा दिया। ऐसे ही 2 पे फोर्स 1 जो लगा रहा होता है इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, उस डायरेक्शन का नाम क्या है, Q1 से Q2 R12 कैप। ये वैसे वेक्टर फॉर्म भी होगी। तो इसने क्या कहा कि जो आपस में इनका म्यूचुअल फोर्स है, अगर मैं यहाँ पे एक Q3 और ले आता हूँ या बीच में कहीं Q3, इनके आसपास में कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल रख देना, तो जो ये फोर्स थे इन फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज नियर बाई। दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स तीसरे पड़ोस में रखे चार्ज की प्रेजेंस या अब्सेंस से प्रभावित नहीं होगा। पहली बात तो ये कही थी, क्या कि आपके पास है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स तीसरे चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। अगली बात इसने कही कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q0 और इसके आसपास बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn मान लो। अगर आपको इन सब की वजह से Q0 के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड आउट करना हो तो अलग अलग चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स है उसका वेक्टर सम करना होगा। फोर्स ऑन Q0 पे 1 की वजह से, Q0 पे 2 की वजह से, Q0 पे 3 की वजह से, प्लस अप टू जितने भी है सब का जो फोर्स है उसका कौन सा सम करना होगा प्यारे बच्चों, वेक्टर सम करना होगा। और वेक्टर सम आप जानते हो, जो हम वेक्टर का चैप्टर पढ़े हैं उसमें सारी वेक्टर सम के बारे में आप लोगों को पता है। नहीं है तो आप वेक्टर की वीडियो में उसको जाके एक बार देख लेना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कितनी बातें बताई, दो बातें। पहली बात कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स
तीसरे के आसपास होने से प्रभावित नहीं होगा। और एक बात क्या बताई कि एक चार्ज के ऊपर अगर बहुत सारे चार्जेज का टोटल फोर्स देखना हो तो अलग अलग चार्ज पार्टिकल के फोर्स का वेक्टर सम करना होगा। दिस इज अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं, कुछ कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। किसमें कंपैरिजन है? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो उस कंपैरिजन को भी। कंपैरिजन में दोनों बातें देखनी होती हैं कि भाई आपको कुछ समानताएं देखनी और कुछ असमानताएं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। इन दोनों के बीच का हमें कंपैरिजन देखना है। पहले प्यारे बच्चों मैं बात कर लेता हूं कि आपके पास सिमिलरिटीज क्या है दोनों में। अगर मैं सिमिलरिटीज पे चलूं तो पहली बात, बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स। दोनों के दोनों फोर्स कैसे हैं? सेंट्रल। सेंट्रल मतलब लाइन ज्वाइनिंग द टू मास और टू चार्ज, उसके अलोंग एक्ट करेंगे। बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। जो आपके फोर्स हैं ये किस में एक्ट कर सकते हैं? वैक्यूम में। मतलब दो चार्ज पार्टिकल को अगर आप वैक्यूम में भी रखोगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी मिलेगा और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मिलेगा। अगर बच्चों हम फोर्थ पॉइंट पे चलें तो बोथ फोर्सेस ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी न्यूटन के तीसरे नियम को ओबे करते हैं। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम? बचपन से जानते हो, अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पांचवी बात पे चलूं अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज कॉमन इन बोथ देम, दैट इज बोथ फोर्सेस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। किसको ओबे करते हैं ये? इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पता होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और इसमें क्या था? F इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों सेंट्रल हैं, कंजर्वेटिव हैं, वैक्यूम में काम कर सकते हैं, न्यूटन के तीसरे लॉ को ओबे करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। सिक्स्थ अगर सिमिलरिटी बताऊं तो बोथ फोर्सेस ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसको ओबे करते हैं प्यारे बच्चों? ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ओबे करते हैं। ये कुछ कॉमन सी बातें जो अभी मेरे दिमाग में थी बताई। कुछ और बातें होंगी तो डेफिनेटली उनको भी हम कंसिडर करेंगे, किसी एक्सरसाइज में आ जाएंगे पॉइंट्स, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर बात करते हैं कि इसमें ऐसी बातें जो दोनों में कॉमन नहीं है, जिनको हम बोल देंगे कि डिसिमिलरिटीज क्या हैं दोनों में। सबसे पहली डिसिमिलरिटी दोनों फोर्स के बारे में अगर मैं लेके चलूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हैं ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी। बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही कैसा होता है आपके पास? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। दूसरी डिसिमिलरिटी पे चलूं तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें कि भी कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम एक एग्जांपल लेके चल, कितना स्ट्रॉन्ग है? अगर मान लो कोई भी दो मास ले लिए, एक m1 m2 और उनके बीच के मैं चारों ही फोर्स की बात कर लेता हूं, चार फंडामेंटल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक आपके पास ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही बोल देते हैं, और एक हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है,
क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है 1। तो आपके पास जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये नियरली 10 की पावर 24, ये 10 की पावर 36 और ये 10 की पावर 39। तो आप सोच सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर सेम डिस्टेंस पे दो मास या दो चार्ज रखो तो ये 1 है तो ये 10 की पावर 36 है। तो दिस इज द कंपैरिजन। अगली अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होते हैं बट ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आप दो मास को चाहे वैक्यूम में रख लो, एयर में, वाटर में, किसी भी मीडियम में उनके बीच में ग्लास ले आओ, डायमंड रख दो, मेटल रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बट इसमें फर्क पड़ता है प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल दूं तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर मेटल रख दी जाए ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट, फोर्स इन वैक्यूम बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डिवाइड में इन्फिनिटी आएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। उम्मीद है ये सारा कंपैरिजन क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। अब कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट और बताता हूं अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।